हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। दिस लेक्चर इज़ इन कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर 7 ऑफ यूनिट 5 and previous lecture we have covered 4 topics and we got the idea about the values, professional ethics and how we can ensure professional ethics in our life. हमें वैल्यूज़ के बारे में पता चला, तो वैल्यूज़ के बारे में पता लगा तो उसके बारे में हमें ये पता चला कि नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अपने अंदर वो कॉम्पिटेंस डेवलप करना कि जिसकी वजह से हम जो भी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, वो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। और वैल्यूज़ क्या होती है कि वैल्यूज़ जो होती हैं वो राइट अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन से आती हैं एंड ये इम्पोज नहीं की जा सकती किसी फियर, किसी ग्रीड और किसी ब्लाइंड बिलीफ की वजह से हम इसे इम्पोज नहीं कर सकते ह्यूमन बीइंग में। ये नेचुरली आती हैं रियलाइजेशन और राइट अंडरस्टैंडिंग से एंड दीज वैल्यूज़ आर रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट इन आवर लाइफ। वैल्यूज़ दो तरह की होती हैं, जबकि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि यूटिलिटी वैल्यू एंड artistic value. Utility value means those values in which we use the physical facility to nurture, protect and enrichment of our body, and artistic value means to ensure the use of physical facility for maintain the use or maintain its utility, means it should be available for us, that is called utility value. After that we have taken the topic of professional ethics. Professional ethics means to develop definite conduct in human being with the help of right understanding in profession is called professional ethics. Profession is whatever we adopt to ensure physical facility for our family based on our skill is called profession. and ये सारी डेफिनेशन के बारे में जब हमें आइडिया मिला तो हमें जो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर होती है। प्रॉब्लम जैसे कि अगर हम जनरली अगर हम अनुभवों की बात करें या जो भी आसपास हम देखें लोगों को देखें और उनको ऑब्ज़र्व करें, तो कई तरह की जो प्रॉब्लम होती हैं जैसे प्रोफेशन में हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले क्या होती है कि लोगों में राइट अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। लोग क्या करते हैं, लोग दूसरों को देखते हैं, दूसरों की गलतियों को देखते हैं, वो ना अपने आप को देखते नहीं, अपनी गलतियों को देखते नहीं हैं। कि जहाँ अगर हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने को देखेंगे, अपने अंदर की कमियों को देखेंगे। अपने अंदर की कमियों को देखेंगे तो उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और अपने विचारों को ठीक रखेंगे। जब हमने अंदर की कमियों को दूर करेंगे तो उसके बाद जो हमारे आसपास लोग हैं उनमें जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जो हमसे ज़्यादा स्किल्ड हैं, जिनको हमसे ज़्यादा अनुभव है, हम उनसे क्या करते हैं कि उनसे सीखने की कोशिश करते हैं और अपने स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं बिना किसी ईगो के और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी इस फीलिंग के लिए कि इसकी मैं मदद लूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, बिना इस भावना के। और दूसरी चीज़, जो लोग मुझसे कम किसी प्रोफेशन में मुझसे कम स्किल रखते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने स्किल को यूज़ करूं उन लोगों के स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि उनका जो लेवल है वो मेरे लेवल के बराबर आए और वो भी व्यवस्था में पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी को प्रस्तुत कर सकें। ये सही समझ होती है। और ये सही समझ अगर एक इंडिविजुअल में है तो वो क्या करता है, वो सारे और इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें स्प्रेड करता है। तो एक जो एथिक्स होता है, डेफिनेट एथिकल ह्यूमन कंडक्ट होता है, वो इंश्योर होता है प्रोफेशन में। और जब वो इंश्योर होता है प्रोफेशन में तो क्या होता है कि हम जिस भी प्रोफेशन में हों, हम उसमें क्या होता है कि जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको मिलजुल कर हम फेस करते हैं और उसको मिलजुल कर हम उससे ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो भी व्यवस्था है वो भी बनी रहती है और व्यवस्था में हार्मनी भी बनी रहती है। इसको और डिटेल में समझने के लिए नाउ आई वुड लाइक टू फोकस ऑन कॉम्पिटेंस इन प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स मीन्स टू डेवलप
professional competence with ethical human conduct. Developing ethical competence in the individual, or we can say the profession, is the only effective way to ensure professional ethics. The development of ethical competence is a long term process to be achieved through the appropriate value education. That I already told you, means everyone must have an idea of value education, then only they can develop the ethical competence. That's why this human value course is being implemented in BTech courses, so that the BTech graduate may develops value education, and they can implement the principle of value education in their profession, and they can ensure professional ethics when they will go for doing job and all. As profession is only a subset of the life activities, the competence in profession will only be the manifestation of one's right understanding. That I already told you before some few minutes ago. The salient features characterizing the competence can be summarized as follows. Number one, we should have a clarity about comprehensive human goal that we already have, because we have studied unit number 4, Samadhan, Samriddhi, Abhay, Seh Astitva. Samadhan means right understanding in every individual, Samriddhi prosperity in family, fearlessness in society, coexistence in nature, and its fulfillment through the universal human order. Second, we should have a confidence in oneself based on the right understanding of oneself and the rest of the existence. Means we should, if we are having the knowledge of value education, then we can develop the confidence uh, on believing on ourselves, after then believing on others, in our family, in our society, and after that in nature, so that we can ensure the right understanding in oneself and rest of the existence. Third point is mutually fulfilling behavior. It basically determines the clarity and confidence in ethical human conduct and its correlation with sustained personal as well as collective happiness and prosperity. Fourth number is mutual enriching interaction with nature. And this basically refers to self-sufficiency in fulfillment of physical needs. Means we should be self-compatible or self developed, so that we can ensure the physical facility in our family. Ability to assess the need of physical facility for the family, means we should ensure that what amount of physical facility is required for my family, and their fulfillment through production system, ensuring harmony in the nature. And whenever I go for a job, I should ensure that I should not damage the nature, and I should believe on green production, and it should go for the proper fulfillment with rest of the people, so that I can ensure the prosperity, and I can ensure my active participation in all the four orders. In the light of the above, one acquired the ability to identify and develop appropriate people friendly and eco friendly technology production system. Eco friendly technology, we can give the example of solar energy, wind energy, biodiesel, biofuel, so many system. And production system, we can give the example, we are trying to develop 5-star rating electronic appliances, so that we can reduce the energy utilization. So many examples are there that we can give to ensure these kind of things. Now, the pragmatic implementation of value-based living at the four level. The implication of value-based living can be understood in the following term. Means, if we follow the professional competence in our profession, what kind of good thing we can achieve through this, that we can see it here. Number one, at the level of the individual, we can achieve happiness, and whenever we have a happiness, we can feel a peace, contentment, and bliss in ourselves. And perseverance, bravery, and generosity we can ensure in the living of the individual, and the individual get rid of the so many problems, for example tension, frustration, depression, and other such situations, because at that time they have a clarity about their goal, because ultimate goal is happiness and prosperity that can be
achieved by mutual fulfillment with all other four orders and rest of the people, rest of the nature. This clarity basically give us the courage to fulfill all the things that we require. And next one is at the level of the family, mutual fulfillment in the relationship, because now we will definitely focus on the 9 feelings, and we will try to implement these 9 feelings, and we try to fulfill them, so that it will ensure mutual fulfillment in relationship, prosperity in the family, sustenance of joint family. Family is the building block of social order in place of law enforcing body. Means we will try to solve the problem within our family, not we will be dependent on the law enforcing bodies. For example, court. Respect for all without differentiation on the basis of age, gender, caste, race, money, post, creed, etc. Means we have to respect each and everyone, whether they may be older people, they may be younger people, whether they may be belong to any caste, gender, race, or money, whatever, but we have to respect everyone, because respect is the basic need of the self. Third one, at the level of the society, fearlessness is in the society, holistic system for education, health, justice, production, exchange, and storage of harmony between nation, world growing as a family, differentiation on the basis of body, physical facility, and belief will be reduced. Means at the level of society, we should ensure that we should give that kind of education that include all the value education system, and they should ensure the quality education in every individual. Next one, at the level of nature, coexistence of all unit in nature. मीन्स हमें ये समझना होगा कि हम सारी यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे के साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट में है, और हमें एक दूसरे के साथ जब सह अस्तित्व में रहना है तो हमें क्या एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे को बढ़ाना है, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करना, एक दूसरे को ख़त्म नहीं करना, क्योंकि अगर एक दूसरे को ख़त्म करने में लगेंगे तो हम खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, हम खुद ही हमारी लाइफ एंड हो जाएगी. अर्थ गेटिंग मोर एंड मोर सुटेड फॉर सस्टेनेंस ऑफ ऑल एंटाइटीज़ ऑन द ग्लोब, balance of season, proper development. The problem of pollution and resource depletion can also be solved by taking these kind of measures. Now the last topic of the lecture that I am going to take in this lecture is contradictions and dilemma in professional life. Means so many times we want to live with the right understanding, but still we face so many problems while implementing the concept of value education. Now we'll have a look on that. We can understand more clearly through the example how the contradictions and dilemmas are inherently generated by the prevailing worldview in which wealth maximization is perceived to be a prime objective. मीन्स अगर हम सोसाइटी में देखने जाते हैं तो मेनली जो लोगों का फोकस होता है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में पे होता है. अभी मैं न्यूज़ सुन रही थी तो मैंने देखा कि आपने भी न्यूज़ सुनी होगी कि देखा कि लोग जो है अभी भी जो है कोरोना जैसी महामारी होने के बावजूद भी उससे भी अभी सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं. अभी भी उनके अंदर कोई भी राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है. अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो रैपिड टेस्टिंग किट आई है कोरोना के लिए उनके 33% तक उनके जो रेट है वो रिड्यूस किए, क्योंकि लोग 145% मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे थे. In such a paradigm, your loss in my gain, thus the another person happiness seems to be in conflict with my happiness. मीन्स हमें क्या होता है कि उसका नुकसान मेरा फ़ायदा है, मेरी खुशी दूसरे की खुशी में नहीं है. इस तरह के पैराडाइम हमारे मन में होते हैं और हम इन्हीं पैराडाइम के साथ जो है ना जीते रहते हैं और लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं. इन दैट केस द अदर पीपल हैव टू बी एक्सप्लॉइटेड फॉर वन टू गेन एफ्लुएंस एंड देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन ए सस्टेनेबल. अगर इस तरह की हमारी मानसिकता होगी कि भाई एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना है, एक दूसरे को से मैक्सिमम फ़ायदा उठाने की कोशिश करना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करना है, तो कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता.
In the same way, exploitation of nature also become acceptable as it helps a person to accumulate wealth easily and there is no limit to this. और हम ये सोचते हैं कि नेचर को जितना मन चाहे उतना एक्सप्लॉइट कर लें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए, उसकी कोई लिमिट नहीं डिसाइड करते। और उससे क्या होता है कि हम सो मैनी प्रॉब्लम हमारे आस पास आती हैं और हम देख भी रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, और उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम होती हैं। And let us analyze how such a worldview affect the propensity of the people in different profession. Take the example of business circle. Whenever there is a scarcity of commodity due to say monsoon failure or other natural disturbances or war etc., the people in general are in distress and need some help. However, in such a situation, the businessman endowed with the materialistic worldview will feel elated and look at it as an opportunity. I have given the example to make maximum profit. They feel that the market is improving and they should take the maximum advantage of it, even accentuate it by hoarding and black marketing to serve their objective. Thus, the interest of such businessmen and the consumer in general come in direct conflict, while in reality they are expected to be mutually complementary. In a similar way, ethical practices like adulteration, spurious production, adulteration मीन्स आपने देखा हुआ फूड, जितने फूड आइटम्स हैं सब्जियों का एडल्ट्रेशन होता है, दालों का एडल्ट्रेशन होता है, सिर्फ किस लिए? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए। दे नेवर थिंक अबाउट द पीपल, दे नेवर थिंक अबाउट द सोसाइटी, दे ऑलवेज दे हैव ए फोकस ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. Also adopted in attempt to increase profit, albeit at the cost of greatly endangering public health and safety. An interesting example of the prevailing dichotomy is evident in the advertisement that we daily come across, particularly in case of various evidently harmful products like cigarette, pan masala, etc., where on the one hand the use of these products is highly glamorized to attract the consumer, and in the end there is an inconspicuous statutory warning indicating that the use of these products is injurious to health. मीन्स कहने का मतलब है कि चाहे शराब का आप ले लें एडवर्टीज़मेंट, चाहे आप पान मसाले का ले लें, चाहे आप गुटखे का ले लें, सिगरेट का ले लें, कोई फेमस पर्सनालिटी कोई देखेंगे आप इनका ऐड कर रही होती है, जिससे कि जनरली हम इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद आपने वार्निंग दे दी कि इन सबको यूज़ मत करो, तो क्या होता है कि लोगों का फोकस उस पर नहीं जाता कि दीज प्रोडक्ट आर इंजूरियस टू हेल्थ। उनका ये कहता है ये भाई ये ग्लैमराइज है, ये यूज़ कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं यूज़ करें। हम देखते हैं कि हम जनरली जो है ना इंसान की जो सोच बनती है, इंसान की जो समझदारी बनती है मूवीज़ को देखकर बनती है, न्यूज़पेपर को देखकर बनती है। मूवीज़ को देखते हैं हम, आकर जनरली मूवीज़ में आप देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, वेब सीरीज़ देखेंगे, उसमें जनरली क्या होता है, फोकस क्या होता है कि लॉट्स ऑफ spoiled languages, lots of vulgarity, and lots of use of cigarette, tobacco, and alcohol. And these things basically are responsible to change the mindset of the people. They in that case they don't want to see what is right for them, what is wrong for them. They just want to implement those things in their life because it's being implemented in the web series, films, and all. So this is basically creating a problem, especially in a youth or young generation. Thus, there is clear tendency of making profits by promoting the sale of the product which are injurious to the public health. In such a situation, the dilemma is to how much importance is to be given to one's profit and how much to be welfare of other remain unresolved. So जो भी एक हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एक समझ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब इस तरह के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, इस तरह के सेंसेशंस आते हैं, इस तरह के एक्साइटमेंट आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके साथ कॉप करके उसको जो है ना एडजस्ट करके अपने अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग में रहना, ये क्या होता है, ये दिल डिफ़िकल्ट होने लगता है। या फिर क्या होता है कि समहाउ दे यूज़ टू अफेक्ट यू एंड ड्यू टू दिस we face a problem, and because of that we never able to solve our problem, and we never able to live in harmony in all the
others. So we have to focus on that. We have to develop right understanding so that we can develop harmony at all the four level, and we can ensure harmony in ourselves. Thank you.